हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर एक न्यू टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक में हम क्लास 11th बुक नंबर 2 और उसकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 14, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, मेरा कुल मिला के एक ही मोटो है कि आपको जो हो सकते हैं इस पीपीटी के द्वारा वो आसान से आसान, जितना इजी हो सकता है मैं आपको चैप्टर बना के दूं। मैं सोच रहा हूं कि जब तक ये हमारे पास में यूनिट कंप्लीट हो, जब तक आई होप कि स्कूल स्टार्ट हो जाए। आज जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 20 तारीख है और सुना है कि 21 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं कि स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो यूनिट जिस समय मैं आपको चला रहा हूं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ या इसके पहले पीरियोडिक टेबल हुआ, ये सिर्फ आपको एक बार रीड करना है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा दिया तो आपको एक आइडिया भी हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये जो यूनिट है जिसको आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी कर सकते थे, ये कंप्लीट हो गई होंगी और उस समय फिर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका बचेगा और कहें कि एक ही हमारे पास में रास्ता रहेगा कि हम और आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेस टू फेस मिले और कंप्लीट करें। स्कूल यदि ओपन होता है हमारा तो मेरे को और आपको, मेरे को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इस समय यदि ईमानदारी बात कहूं प्यारे बच्चों, मन की बात कहता हूं, पीएम मोदी वाले मन की बात नहीं, मैं अपने मन की बात कहता हूं। मेरे को इस प्रकार से पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उतना हैप्पी नहीं हूं जितना मैं क्लास में रहता हूं। मैं उतना एक्टिव भी नहीं हूं जितना मैं क्लास में रहता हूं। मैं जानता हूं कि जब 10th के बाद में आप 11th में अभी आए हैं तो आप लोगों के माइंड में एक तो वैसे ही बहुत से क्वेश्चन है, बहुत सी नई नई चीजें हैं। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट ऊपर से, अब केमिस्ट्री से ही मतलब नहीं है, फिजिक्स की यदि हम बात करें या मैथ्स की हम बात करें या बायोलॉजी की हम बात करें तो प्यारे बच्चों इस पे करना इतना आसान नहीं होता। ये मैं समझता हूँ, आप लोगों के लिए भी कठिन होता है, हम लोगों के लिए भी कठिन होता है एक्सप्लेन कर पाना। जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको स्कूल में ही बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती है। हम जानते हैं कि बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती है। अब स्कूल में हम होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हमारे पास में ले आता है, उसके डाउट्स वगैरह होते हैं, 100% डाउट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप मेरे को देख पा रहे हो, बस जो मैंने पढ़ा दिया उसको आपको पढ़ना है, हाँ में हाँ मिलाना है। क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, आया भी कि नहीं आया, डाउट कहाँ है, मैं कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है कि लेक्चर बना के देना है। ये तो ठीक है, लेक्चर बना के दे रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि कोर्स भी जल्दी कराना है, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो बच्चों कोर्स तो करा देंगे लेकिन समझ में कहाँ से आएगा, जब आप सीखोगे तो समझ में आएगा ना। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय पढ़ाई चल रही है, सीख नहीं रहे हैं। सीखने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक बात बिठा लो कि सीखना और पढ़ना दो अलग बातें होती है। इस समय मैं आपको सिर्फ पढ़ा रह सकता हूँ, सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं सीख पाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल काफी देने पड़ते हैं। क्लास वाली बात एक अलग हो जाती है प्यारे बच्चों, इस वाली बात है, ये वाली बात एक अलग हो जाती है। ऑनलाइन अब दूसरा हमारे पास में कोई जरिया नहीं है जो कि सिलेबस की बातें मैं आपके सामने पहुंचा सकूं, ये एक ही रास्ता है। दूसरा रास्ता यही हो सकता है हमारे पास में कि जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो जाए और स्कूल ओपन होने के बाद में हम और आप क्लास में मिले। वो क्लास में जब हम मिलेंगे तो आई होप, और मैं आपको 100% प्रोमिस के साथ कहता हूँ
100% यकीन बता दिलाता हूं प्यारे बच्चों कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो 100% आपके दिमाग में जाएगा। वो बिल्कुल क्लियर कट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन समस्या इस समय ये है कि हम आपसे ना जाने कितने दूर हैं, आप हमसे ना जाने कितने दूर हो। कोविड-19 हमारे पास में एक बहुत बड़ी चुनौती लेके आया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये छोटी छोटी यूनिट कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को यहीं छोड़ते हुए आगे हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 14। अब 1 या 2 रोज में ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब आप तो ये तो बिल्कुल जो हमारे पास में आसपास में है, नेचुरली जो है उसके विषय में है। ज़्यादा इसमें ना तो केमिकल रिएक्शन आने वाली है, ना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत आसान है ये भी। एक तो हाइड्रोजन आसान था, एक ये। रही बात प्यारे बच्चों, देखो केमिस्ट्री में सबसे जो टफ होता है ना, वो होता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा आ नहीं रही है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी यूनिट में ले रहा हूँ जिसमें केमिकल रिएक्शन कम से कम आए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। केमिकल रिएक्शन यदि ज्यादा आ जाएंगी, देखो मेरे पास नोट्स भी बने रखे हैं। यदि मैं नोट्स देने लगूंगा तो नोट्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो तो नोट्स क्लास के लिए थे, अभी के लिए नोट्स आपको बहुत ज्यादा, मैंने बहुत लेंदी लिखा हुआ है प्यारे बच्चों नोट्स में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना कम समय में जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। आपके ऊपर भी स्ट्रेस ना आए, हमारे ऊपर भी स्ट्रेस ना आए। हमको तो क्या है प्यारे बच्चों, पढ़ाना है ना। लेकिन समस्या तो आपके साथ है ना, समस्या तो आपके साथ है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए मैं ये यूनिट ले रहा हूँ। इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास आसपास सराउंडिंग में जो भी है वो हमारे पास में एनवायरमेंटल है, और उसमें क्या साइंस छुपा हुआ है उसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है। तो समझेंगे क्या, आप तो 10th पास हो ही गए हैं। जब 10th पास हो गए हैं तो आपको पता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। भाई जो हमारे पास में आसपास का जो माहौल है वो तो एनवायरमेंटल हो गया। अब उसमें जो छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड रहती हैं, या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसके पीछे केमिस्ट्री का हाथ होता है। तो वही हमारे पास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। डिफाइन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है। अब पोल्यूशन तो आप समझते हैं, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास में नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। लिस्ट रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, जब हमारे पास में कुछ जॉब वगैरह नहीं थे, जब फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, तो उस समय एसिड रेन बहुत कम होते थे, या होते ही नहीं थे ये समझो। लेकिन जब से ये हमारे पास में जो हमारे यूनिवर्स है ये आगे तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो नई नई फैक्ट्रियां आ रही है। नई नई फैक्ट्रियां आ रही है तो उसमें नए नए केमिकल्स और खतरनाक केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अब जब फैक्ट्री में कोई केमिकल्स का हम यूज करते हैं तो उसमें हम जानते हैं हीट भी होती है। हीट होती है तो कुछ जलाया जाता है, बिना जलाए गलाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम कुछ चीज को जलाते हैं तो नीचे का जो एयर है वो उड़ के ऊपर जाता है आकाश में, आसमान में। तो नीचे बहुत सी डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप की हमारे पास में आज टॉक्सिक गैसेस हैं जो फैक्ट्रियों में बनती है। अब वो एटमॉस्फेयर में चली गई धुआं में मिलके। अब ऊपर से जब बारिश होगी तो अब समझना जरा, अब धुआं तो ये है, मान लो ये हमारे पास में ऊपर धुआं जम गया, इस प्रकार से धुआं जम गया, ये धुआं जम गया है ना, ये हमारे पास में ऊपर धुंध हो गई, धुआं हो गया।
अब हमारे पास में बारिश हो रही है तो पहले ये बारिश की जो बूंद है ये हमारे पास में ये देखना, ये ड्रॉप जो है ड्रॉप है ये वाटर के, बारिश की जो बूंद है ये सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगी भाई, ये जो पॉल्यूशन जो हमने फैलाया इसके कांटेक्ट में आएगी। जब इसके कांटेक्ट में पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से ये जो रेन वाटर है ये पोल्यूटेड हो गया है, अब ये प्योर नहीं बचा, ये इसके ऊपर था जब तक ये वाला है प्योर है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया इम्प्योर हो गया। अब वो नीचे आएगा, जब वो नीचे आएगा हमारे पास में, यहाँ से जब वो नीचे आएगा ये, तो हमारे पास में ये प्योर वाटर नहीं आया। अब जो एसिड था हमारे पास में एटमॉस्फेयर में, उस एसिड के साथ ये नीचे आएगा, तो उसी को बोला हमने एसिड रेन, समझ गए, उसी को क्या बोला हमने एसिड रेन। और आगे देखेंगे अपन। अब ग्लोबल वार्मिंग तो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, न्यूज में तो बहुत इसके लिए सुनने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है हमारे पास में, कि हमारे पास में हमारा जो हम जानते हैं कि ओजोन लेयर है हमारे ऊपर आकाश में, एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर में धीरे धीरे एक छेद होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है। उस छिद्र का रीजन क्या है, विभिन्न प्रकार की कंपनियां खड़ी हो जाना, कंपनियों से टॉक्सिक धुआं निकलना। हम घर में एसी लगाते हैं तो एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो हमारे पास में ग्रीन हाउस में क्या करता है, होल्ड करता है। तो यही वो हमारे पास ओजोन परत में क्या करता है, होल्ड करता है। तो यही तो है हमारे पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके विषय में आगे हम देखेंगे। देन आइडेंटिफाई हमको करना है फॉर ओजोन लेयर, हाँ वही ओजोन लेयर हमारे पास में, और लिस्ट इफेक्ट बताना है क्या है ओजोन लेयर, क्यों जा रही है, उसकी लिस्ट हमको बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर आता है गिव रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का रीजन क्या है, वाटर पोल्यूशन का रीजन क्या है प्यारे बच्चों, ये हमको देखना है। कहाँ गया वाटर पोल्यूशन एंड नाउ अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हमको देखना है। देन हमारे पास में डिस्क्राइब कॉजेस ऑफ सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन क्या होता है, देखो सोइल पोल्यूशन जैसे जिस फील्ड में आप रहते हो, जहाँ की सिटी में आज आप रहते हो, वहाँ पर सोइल मतलब होती है मिट्टी, है ना, जिसमें हम अनाज उगाते हैं। तो धान मतलब जो धानी होती है, चावल जो होते हैं वो जमीन से उगाते हैं, गेहूं जो होते हैं जिसका हम आटा पीस के लाते हैं वो जमीन से उगाते हैं। आपने सुने होंगे चने, आपने सुने होंगे मूंग, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हम, जैसे सेव हैं, केले हैं, और पोटैटो हो, टमाटर है, सब्जी है, मिर्च है, ये सारी चीज जमीन से हमको मिलती है। अब जमीन से मिलती है तो जमीन ज्यादा पैदावारी दे, उसके लिए हम उसमें विभिन्न टाइप के केमिकल्स मिलाने लगे। हम उसमें यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, बहुत से टॉक्सिक हम उसमें जहर डालते हैं, तो जिससे जो हमारे पास में जो मिट्टी थी वो मिट्टी पोल्यूटेड हो गई। प्यारे बच्चों, पहले जब बारिश होती थी ना, पहली बारिश होती थी, जब पहली बारिश पहले होती थी तो वहां पर मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि प्योर मिट्टी थी। लेकिन अब जब बारिश होती है मिट्टी की खुशबू ही नहीं आती है, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास में सोइल पोल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से और आगे हम देखेंगे। सजेस्ट एंड एडोप्ट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारे पास में एनवायरमेंटल का जो पोल्यूशन फैल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देन एप्रिसिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। अब हमारे पास में जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसमें ग्रीन केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या ग्रीन केमिस्ट्री होते हैं, फार्मूला क्या होते हैं, इसका यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपने ये हेडिंग देखी, मेन हेडिंग, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कितना आसान टॉपिक हमारे पास में यहाँ से रहने वाला है। ये सारे आसान टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है कि इसको एक बार आपको रीड करेंगे तो आपने आपसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी मेरा काम मैं कर देता हूँ, 1-2 दिन मैं आपको समझा देता हूँ, और शायद 1 या 2 रोज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में 1 यूनिट और कम हो जाएगी, जब तक हमारे पास में 21-22 आ जाएगा डेट। और देखते हैं फिर स्कूल का क्या चल रहा है, आप लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको पपड़े से तो डाल नहीं सकते स्कूल वाले। तो स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल इन योर अर्लियर क्लास। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो शब्द है वो क्या होता है।
Environmental studies deal with the sum of all social, economical, biological, physical and chemical, और ये हमारे पास में इस प्रकार से ये सब मिलकर के एक सराउंडिंग बनाते हैं हमारे पास में, ठीक है। इन दिस यूनिट द फोकस, अब हम क्या देखने वाले हैं, ये तो हम बाकी सब पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, 9th में, 10th में, 8th, 7th, 6th में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमने इस यूनिट में एड किया है वो है कि इन दिस यूनिट द फोकस विल बी ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, जिसमें से मेन रिएक्शन रहेगा, इफेक्ट एंड फेट ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द environment. Let us discuss some important aspect of environmental chemistry. अब इनमें से हमारे पास में जो पहला टॉपिक आता है, मेन टॉपिक आता है, वह है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखो सबसे आसान, यदि हम इसको बनाना चाहें तो आसान बना सकते हैं, डिफिकल्ट बनाना चाहें डिफिकल्ट बना सकते हैं। ये यहाँ पास में मेंटल के ऊपर है कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। हमको यहाँ पर दिखा है पोल्यूशन, तो कुल मिला के हम बात करते हैं पोल्यूशन की। काहे के लिए हम एनवायरमेंटल को दिमाग में रख के कंफ्यूजन। अब पोल्यूशन तो आप समझते ही हैं क्या होता है पोल्यूशन, किस प्रकार से होता है पोल्यूशन। अब जैसे हमारे पास में सॉइल पोल्यूशन हुआ, हमारे पास में एयर पोल्यूशन हुआ, हमारे पास में वाटर पोल्यूशन हुआ, तो ये सारे क्या है, हमारे पास में गैस पोल्यूशन हुआ, ये सारे क्या है, पोल्यूशन है। और एनवायरमेंट में ये जाते हैं और पोल्यूट भी करते हैं, गंदगी करते हैं, तो यही है हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास में एक बार आपको यदि स्टडी करना है, रीड करना है, तो आप इसको रीड कर लो एक बार। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अंडरस्टेबल चेंज इन योर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स। देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें मौजूद है या प्रेजेंट है, उनसे हम लोगों को या जो प्लांट्स है उनको क्या होता है, एक डिसीज हो जाती है। प्लांट्स में, हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में एक डिसीज हो जाती है। आसपास का जो वातावरण है वो पॉइजन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। तो ये कौन से पोल्यूशन की बात हो रही है, ये एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। ये कौन से पोल्यूशन की बात हो रही है, एयर पोल्यूशन। अब जब एयर पोल्यूशन रहेगा तो उसमें ना तो प्लांट्स बचेंगे ना हम लोग बचेंगे। उस पोल्यूशन से हमको कैंसर भी होता है, उसी पोल्यूशन से हमको डिफरेंट टाइप की क्या होती है, डिसीजेज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पास में हार्मफुल होता है। कुल मिला के बात ये है, आ सब्सटेंस विच चूज पोल्यूशन इज नॉन पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यदि हम सॉलिड के रूप में कहें तो सॉइल पोल्यूशन, लिक्विड में कहें तो लिक्विड पोल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा वाटर पोल्यूशन, और गैस में कहें तो हमारे पास गैसेस पोल्यूशन हो गया। सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन देन इन न्यूट्रल अबंडेंस एंड आर पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी और ड्यू टू नेचुरल हैपनिंग। डू यू नो an average human being requires nearly 12 to 15 times more air than the food, so even small amount of pollutants in the air becomes significant। अब ये सारे देखो इस प्रकार से हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं दुनिया भर की पोल्यूशन की, क्या है क्या है क्या है, कैसा है कैसा है कैसा है। बाकी तो अब आप एक बार रीड कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। इतना मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे दिया हूँ। अब यहां से आता है दूसरे, देखो अब आता है एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, तो द एटमॉस्फेरिक दैट सराउंडिंग द अर्थ इज नॉट ऑफ द सम थिकनेस एट ऑल हाइट। देयर आर concentric layers of air regions and each layer has different disease. The lowest region of almost layer, देखो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये अब दुनिया भर के पढ़ते रहो कुछ नहीं है इसमें। कुल मिला के हमारे पास में यहाँ पर ये क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात हो रही है। तो हमारे पास में यही जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसी की वजह से हमारे पास है। अब यहाँ से देख लो जरा, द
Stratosphere on the earth, on the other hand, contains dinitrogen, dioxygen, ozone and little water vapor. Atmospheric pollution is generally studied as tropospheric and stratospheric pollution. The presence of ozone in the स्ट्रेटोस्फीयर, और ये यार इस प्रकार से आप रीड कर लेना इसमें, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं तो बहुत बोर हो जाता हूँ इनको इस वाले टॉपिक को कराते हुए। अब आता है यहाँ पास में ट्रोस्फेरिक पोल्यूशन। अब ये ट्रोस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, देखो ट्रोस्फेरिक पोल्यूशन यहाँ पास में दो से मिलकर बना है, एक है गैसेस से एयर पोल्यूशन से, और दूसरा है बना है यहाँ पास में पार्टिकुलेट पोल्यूशन से। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पास दीज आर ऑक्साइड। अब ये सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, एंड कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपस में गैसेस एयर पोल्यूशन में आते हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन में आते हैं दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, स्मोक एक्सेट्रा। ये यहाँ पास में पोल्यूटेंट्स पार्टिकुलेट पोल्यूशन में हमारे पास में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम गैसेस एयर पोल्यूशन। अब गैसेस एयर पोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड की, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। देखो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो होता है वो हमारे पास में एक रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में SO2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के सल्फेट हमारे पास में यहाँ पर वो बनाता है। यहाँ से देखो कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, जो कि एक गैस होती है, इज पॉइजनस, और ये हमारे पास में पॉइजनस होती है टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को इफेक्ट करती है। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इवन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड causes रेस्पिरेटरी डिसीज, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा हो जाता है, और ये दुनिया भर के हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाती है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ से कहते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार से करता है, यहाँ से हमारे पास में आता है, यहाँ 2SO2 गैसेस है प्लस O2 है, दोनों मिलकर हमारे पास में SO3 बनाया। इस प्रकार से हमारे पास में ये पॉइजन, जब SO2 एनवायरमेंटल में उपस्थित O2 से रिएक्शन करता है तो हमारे पास में SO3 बनाता है। द रिएक्शन कैन आल्सो बी, अब ये हमारे पास में जो SO2 बनी, ये अगेन हमारे पास में ओजोन से रिएक्शन कर लेता है। किससे, ओजोन, ओजोन मतलब O3 से जब ये रिएक्शन किया तो भी हमारे पास में SO3 बनेगा, और क्या बनेगा, O2 बनेगा। जब SO2 की रिएक्शन ओजोन से ना होकर H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होती है तो हमारे पास में H2SO4 बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये बन जाता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो डाइनाइट्रोजन ये भी हमारे पास में पोल्यूटेंट्स होता है। तो डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन constituents of air. These gases do not react with each other at a normal temperature at high altitudes when lithium से इस प्रकार से हमारे पास में देखो, ये इस प्रकार से ये हमारे पास में रिएक्शन होती है। नाइट्रोजन जैसे यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। N2 हमारे पास में कोई गैस है, N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हमारे पास में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ही, तो हमारे पास में क्या बनाता है, NO बनाता है। अब ये जो NO है, NO फर्दर हमारे पास में रिएक्शन करता है O2 के साथ। NO ने हमारे पास में रिएक्शन किया किसके साथ में, O2 के साथ में, तो हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में NO2 बना। अब ये NO रिएक्ट करता है यदि ओजोन के साथ, तो हमारे पास में क्या बनता है, NO2 बनता है, एंड ऑक्सीजन हमारे पास में एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज आल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मिल्स। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये पोल्यूशन में इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है। कि हाइड्रोकार्बन आर कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली एंड आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीटली कंबस्टन ऑफ फ्यूल। देखो जब हमारे पास में जो फ्यूल होता है वो आधा अधूरे जलता है, तो हमारे पास में इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। यूज इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोकार्बन आर कार्सिनोजेनिक, that is they choose cancer, they harm plant by choosing agents, breakdown of tissues and seeding of leaves। तो इस प्रकार से यहाँ पास में हाइड्रोकार्बन होते हैं जो प्लांट्स को और हमारे पास ह्यूमन बीइंग को क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर कुछ भी दिखाई दे वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन के बहुत मिलियंस कंपाउंड है, जैसे CH4 हुआ, CH3 हुआ, एल्कोहल हुआ, फिनोल, ये सारे यहाँ पास में हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मिलियंस कंपाउंड है, वो आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक नया आता है यहाँ पास में ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अब ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन में यहाँ पास पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सभी लोग परिचित है कि CO जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक कलरलेस होता है, ये यहाँ पास गैस होता है, कलरलेस होता है, ये यहाँ पास गैस आता है, ऑर्डरलेस होता है, और ये यहाँ पास पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाता है। ये टॉक्सिक भी होता है, याद रखना है, ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस होती है, ये बहुत इससे बच के ही रहना। आप जो माइल्स वगैरह होता है ना, जैसे कोयले की जो खदान होती है, माइल्स वगैरह होता है, उसमें ये CO निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि इंसान वहीं मर जाता है, दम तोड़ देता है, उसकी सांस रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इसे पोल्यूशन होता है, ये टॉक्सिक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये CO हुआ। इट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन के इनकम्प्लीट कंबस्टन से होती है, आधा हुआ जल जाता है उस समय। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलेटेड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल अदर सोर्स विच प्रोड्यूस CO। अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट प्रकार के सोर्स हैं जहाँ से हमारे पास में ये CO2 बनती है। तो एक बार आप इसको देख लेना कहाँ से बनती है CO। ये कंप्लीट होता है यहाँ पास में। अब बात करते हैं यहाँ पर, जरा यहाँ पर देखो कि इन प्रेग्नेंट वुमेन who have the habit of smoking, the increased CO level in body many induce premature birth, spontaneous abortions and deformed babies। तो ये बहुत ही बेकार होता है ये पोल्यूशन, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्रेग्नेंट लेडी को, उसका जो बच्चा होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय respiration, burning of fossil fuel of energy, and by decomposition of limestone during the manufacture of cement. It is also emitted during volcanic eruption. Carbon dioxide gas is confined to phosphor only. Normally it form about 0.03% by वॉल्यूम ऑफ द। तो हाँ पास में बस इसको रीड करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर विद द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यार इस प्रकार से ये यहाँ पास होता है, यहाँ आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। आप बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर यदि हम, आपको पता है कि ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर में इस समय एक छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, और ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं उसका रीजन कहीं ना कहीं आपस में एयर पोल्यूशन है। और जितने भी पोल्यूशन है ये सभी एक गैसेस बनाते हैं, टॉक्सिक गैस बनाते हैं। जैसे हम घर में फ्रिज यूज करते हैं, घर में हम AC यूज करते हैं, तो इनसे गैस कौन सी निकलती है, इनसे गैस निकलती है आपकी कार्बन, वो टेट्राक्लो, वो कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और हमारे पास में जो ओजोन लेयर है उसमें क्या कर देता है, होल कर देता है। और जो होल होता है ओजोन लेयर में, वही क्या है यहाँ पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है यहाँ पास में, जैसे आपने सुना होगा कि ये आइस का जो बर्फ होता है हिमालय में पिघल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वो पिघल रहा है दिन दिन हमारे पास में। जैसे वो पूरा, जब ये बोला जाता है कि जब ये पूरा पिघल जाएगा आपका हिमालय, तो उस समय दुनिया हमारे पास में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, और ये हमारे पास में क्या है, कौन सा था हमारे पास में, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सारी हमने 8th 9th 10th में पढ़ते हुए आए, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है।
तो अब हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम एसिड रेन की। किसकी बात करते हैं हम? सीधी बात करते हैं हम एसिड रेन की। बाकी आप समझ रहे हैं ना, ये CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एजेंट वगैरह है। तो इसको देख लेना, एक बार रीड कर लेना आप। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास में निकलता है क्लोरोफ्लोरो, ये देखो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS है ना। और ओजोन का फार्मूला O3 आपने देखे यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पास में हुआ। अब आता है हमारे पास में रेन वाटर। हमारे पास में क्या होता है? अब आता है यहाँ पास में रेन वाटर। तो रेन वाटर में हमारे पास में आता है एसिड रेन। ऐसा क्या है यहाँ पर? एसिड रेन। और कुछ छूट तो नहीं गया भाई? एक बार देख लेते हैं। नहीं, और कुछ तो रहा नहीं। यहाँ पास में आता है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है यहाँ पास में? कैसा है ये एसिड रेन? होता क्या है? देखो, हमारे यहाँ पर, हमारे देश में या कहें पूरे यूनिवर्स में मिलियंस फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्रियों में हमारे पास में कुछ कंबस्ट होता है, जलता है, तो हम बोलते हैं उसमें धुआं निकल रहा है। धुआं निकलता है हमारे पास में, तो धुआं के साथ में बहुत सी जहरीली टॉक्सिक गैसेस भी निकलती हैं। और वो गैसेस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके चली जाती है, जम जाती है। ऊपर क्या हो जाती है? वो गैसेस जम जाती हैं। तो अब जब गैस हमारे पास में ऊपर जमी, अब हमारे पास में ऊपर से पानी आया। ध्यान से देखना, ऐसा समझना, ये हमारे पास में टॉक्सिक गैस जम गई। मान लो ये हमारे पास में टॉक्सिक गैस है। अब यहाँ से हमारे पास में पानी की बूंद आई, तो ये तो प्योर है। स्टार्टिंग में ये प्योर है। लेकिन ये यहाँ पास में क्या है? यहाँ पास में पोल्यूशन है। यहाँ पास में पोल्यूशन है। अब जब पानी की ड्रॉप इस पोल्यूशन में से होकर जब नीचे आएगी, ये वाली जो ड्रॉप बनाएगी, तो ये यहाँ पास में कैसे हो जाएगी? ये यहाँ पास में हो जाएगी एसिड रेन। यहाँ पास में पोल्यूटेंस हो जाएगी। और एसिड ऊपर प्रेजेंट है। ऊपर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास में डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है ऊपर, तो एसिड का फॉर्म कर लेता है। अब इस एसिड इस पोल्यूशन के कांटेक्ट में जैसे ही ये वाटर आता है, ये यहाँ पास में एसिड रेन का रूप रख लेता है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाता है ये एसिड रेन। समझ रहा हो कि वी आर अवेयर दैट नॉर्मली रेन वाटर हैज अ pH, जिसका pH होता है हमारे पास में 5.06 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब जो हमारे पास में नॉर्मल वाटर होता है वो भी एसिड ही है, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उसका pH इतना होता है और नॉर्मली होता है, जिसको जैसे हमारे पास में पानी हुआ, H2O हुआ, तो ये भी हमारे पास में एक एसिडिक नेचर रखता है। क्या रखता है? नेचर रखता है। तो आयंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन। तो हमारे पास में ये रिएक्ट करता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यदि आप इसको समझना चाहें तो देखो क्या है कि हमारे पास में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसके कॉन्टेक्ट में पानी आता है और जब ये नीचे आता है तो हमारे पास में जो ड्राई फॉल आउट होता है, हमारे पास में वाटर वेपर हमारे पास में होता है। फिर हमारे पास में ये देखो ऊपर से आया तो हमारे पास में एसिड रेन के रूप में आया। फिर हमारे पास में एसिड फ्लो आता है, ये धुएं को कांटेक्ट में आता है तो एसिड फ्लो हो जाता है। हमारे पास में एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये एसिड रेन हो जाता है। और हमारे पास में जो सोइल के कांटेक्ट में आता है तो एसिड सोइल हो जाता है। कुल मिला के बात समझ रहे हो ना कि पानी तो प्योर वाटर है, वाटर तो यहाँ पास में प्योर है, ये वाटर प्योर है। यदि ये कांटेक्ट में आया एसिड के तो हम बोलेंगे एसिडिक वाटर। ये यदि कांटेक्ट में आया यहाँ पास में रेन के वो फोक के तो हम बोलेंगे एसिडिक फोक। और यहाँ पास में आया सोइल तो हम बोलेंगे एसिडिक सोइल। अब सोइल क्यों बोला हमने, एसिडिक क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं आजकल धान हो रही है, चावल हो रहे हैं, आपके जो भी फसल हो रही है खेतों में किसानों के पास में, जैसे धान आपके पास में कुछ भी दाल हो रहे हैं, चना हो रहे हैं, तो ये सब इनमें टॉक्सिक दवाइयाँ जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो, जहर डाला जा रहा है। इल्ली हो जाती है, आप सुनते होंगे कि फसल बर्बाद हो गई, इल्लियों ने खा गए। तो इल्लियों से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं। और जो दवा होता है वो स्वाभाविक एक पॉइजन है। अब जब दवा हमने डाला तो हमारे पास में जो मिट्टी है वो भी हमारे पास में किस हो गई, पॉइजन हो गई। तो अब पॉइजन हो गई वो मिट्टी, उसमें हमारे पास में वाटर आया तो अपने आप वो एसिड वाटर, एसिड सॉइल कहलाएगा। ठीक है, एसिड रेन कहलाएगा, एसिड फ्लो कहलाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में अब ये तीनों मिलकर हमारे पास में नदी में आया। एक नदी हो जाती है, नहर होती है, उसमें आया, डैम होता है, उसमें आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं एक हिसाब से। अब ये देखो ये फैक्ट्री वगैरह है, जब फैक्ट्री है तो वहां से स्मोक आया तो ये हमारे पास में एटमॉस्फेयर में गया तो वो हमारे पास में ऊपर जाकर वाटर कॉन्टेक्ट में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये हुआ एक टॉपिक कंप्लीट। कौन सा? एसिड रेन वाला, कि ये है हमारे पास में एसिड रेन। अब एसिड रेन में हमारे पास में एसिड फोक भी हमने देख लिया, एसिड सोल भी हमने देख लिया। तो ये सारी बातें हैं प्यारे बच्चों। तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। अब ये होता कैसा है
कि डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर प्रेजेंट होता है। हमारे पास में CO2 H2O का कॉन्टेक्ट में आया तो हमारे पास में H2CO3 बनता है। H2CO3 एक्वस जो होता है वो एसिड फॉर्म में होता है क्योंकि H प्लस इसमें रहता है और यहाँ से HCO3 माइनस हो जाता है। ये रिएक्शन बता रहा है किस प्रकार से रिएक्शन होती है। व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर ड्रॉप बिलो 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। जब हमारे पास में जो वाटर का pH होता है इससे नीचे हो जाता है तो वो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास में? एसिड रेन कहलाता है। हम उससे एसिड, क्योंकि नॉर्मल तो pH इतना है, इससे जो नीचे आया हम उसको एसिड रेन बोल देते हैं। तो एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन रिफर्स टू द वे इन विच एसिड फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज डिपोजिट ऑन द अर्थ surface. Oxide of nitrogen and sulfur, which are acid in nature, can be below by bind almost with solid particles in the atmosphere and finally settle down earth on the ground as dry deposition or in water, fog and so as wet deposition. तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ से आप इसको एक बार रीड कर लेना क्या है कैसा है और आप उसकी लिस्ट बना लेना। ये यहाँ पर हमारी तरफ से हुआ कंप्लीट। बाकी बच्चे रिएक्शन तो हम आने वाले समय में करेंगे, फिर भी आप यहाँ समझा देता हूँ। जब SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है, भाई ऑक्सीजन हमारे पास में एटमोस्फेयर में भी है, SO2 भी एटमोस्फेयर में भी है। जब ऊपर से आया पानी तो ये हमारे पास बन जाता है H2SO4। NO2 नेचर में प्रेजेंट है और CO2 भी नेचर प्रेजेंट है। जैसे ये वाटर कॉन्टेक्ट में आया हमारे पास में HNO3 बनेंगे और ये दोनों हमारे पास क्या है? एसिड है। और जब वो नीचे आएगा तो हम बोलेंगे उसको भाई ये क्या है हमारे पास में? एसिडिक रेन है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आया यहाँ पर ताजमहल एसिडिक रेन। तो हमने देखा है कि आजकल हमारे पास जो ताजमहल होता है वो उसमें क्या बोलते हैं कंक्रीट आते जा रही है ना, वो क्षीण होते जा रहा है। उसका जो संगमरमर जो जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो रहा है, उसका कट रहा है। वो क्यों कट रहा है? क्योंकि हमारे पास में वहाँ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कौन सी हो रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 जाता है यहाँ पास में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। भाई हमारे पास में रेन वाटर तो टॉक्सिक है ना, और जो हमारे पास में संगमरमर का जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम जो बना हुआ है, जो पत्थर यूज हुआ है, स्टोन यूज हुआ है ताजमहल में, वो CaCO3 है। जब वो H2SO4 के कॉन्टेक्ट में आता है तो CaSO4 बनाता है प्लस H2 बनाता है प्लस क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में वो जो होता है वो टूट रहा है आजकल। ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार और इसको रीड कर लेना। अब यहाँ से आता है पार्टिकुलेट पोल्यूशन। और ये पार्टिकुलेट पोल्यूशन क्या होता है इसको आने वाली क्लास में देखेंगे, आज हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में इसको देखेंगे, स्मोक वगैरह है इसको देखेंगे और ये सारी चीज़ें आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करना चाहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम आपसे क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं बेटा कि आप इसको रीड करो एक बार और इस प्रकार से जल्दी से ये यूनिट खत्म कंप्लीट हो जाए। फिर देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट का फैसला, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ओपन कर रही है स्कूल तो नहीं कर रही है, फिर उसके आधार पे हम डिफ़िकल्ट यूनिट उठाएंगे। अभी तो हम डिफ़िकल्ट यूनिट नहीं उठा रहे हैं, नॉर्मल यूनिट उठा रहे हैं और उसी को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।